है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। लास्ट क्लास में हमने बेसिक क्रोमेटोग्राफी जिसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ बोलते हैं वो हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो बिल्कुल उस वीडियो का लिंक इस के आई बटन में रहेगा, आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर वर्ड से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक पतला सा लेयर बनाया जाता है जिसके थ्रू क्रोमेटोग्राफी किया जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने सेलुलोज फाइबर या सेलुलोज मेम्ब्रेन यूज किया था, जिसको हम क्रोमेटोग्राफिक शीट बोल सकते हैं। उसके थ्रू हम क्रोमेटोग्राफी किए थे। यहाँ पे हम एक पतला सा लेयर बनाएंगे जिसके थ्रू आप क्रोमेटोग्राफी करोगे। अब ये जो मेथड है ये बहुत ही सिंपल है। पेपर क्रोमेटोग्राफी से थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि आपको यहाँ पे थिन लेयर खुद से बनाना होगा और पेपर क्रोमेटोग्राफी में डायरेक्ट आपको पेपर कट करना होता है। ये सिंपल मेथड है, जल्दी हो जाता है। बहुत सारे सैंपल्स, बहुत वैरायटी के सैंपल्स आप इसमें सेपरेट कर सकते हैं। इसके सेपरेशन के वक्त अगर आप प्योर सैंपल्स को साइड में पैरेलली रन करें तो आपका आप आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसमें पार्टीशनिंग किस पे होता है। इसमें भी दो फेजेस होता है, एक स्टेशनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज आपका सॉल्वेंट होता है, स्टेशनरी फेज थिन लेयर होता है जो आप बनाएंगे। इसको यूज किया जाता है बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, फूड केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल एनालिसिस और केमिकल क्लिनिकल लेबोरेटरीज में। इसमें स्मॉल साइज ऑफ सैंपल लगता है। कैपिलरी ट्यूब्स के यूज करके हम सैंपल को लोड करते हैं और इसमें साइमल्टेनियसली रिजल्ट आ जाता है। ये नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, थर्मली अनस्टेबल सब्सटेंसेस के लिए भी सुटेबल है। हिस्ट्री देखते हैं। माइकल स्वेट 1906 में पहला कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। फिर 1930 से 40 के बीच में प्लानर क्रोमेटोग्राफी, जिसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है, उसका एक ह्यूज फेज है। फिर 1950 में ई स्टाल ने ये स्टैंडर्डाइज किया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिर 1960 में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और बायोकेमिकल इंडस्ट्री ने अडॉप्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। और थिन लेयर अब मॉडर्नली इवॉल्व हो जाता है विद हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको बोलते हैं HPTLC। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और कभी कभार पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। कैसे काम करना है? एड्सॉर्प्शन कैसे होता है? किसी एक सब्सटेंस पे अगर कोई एक चीज चिपक जाता है तो उसको एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। वो उसके अंदर घुस नहीं पा रहा है, बस उसके ऊपर के तहत पे या उसका ऊपर का जो लेयर है उस लेयर पे वो सिर्फ अटैच्ड है, उसको बोलेंगे हम एड्सॉर्प्शन। तो कंपोनेंट्स का जो मिक्सचर है जिसको हमको सेपरेट करना है, उस सैंपल को हमको लोड करना है और वो स्टेशनरी फेज से पास होते हुए जाएगा। अब इस केस में हमारा स्टेशनरी फेज सिलिका जेल हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है। अगर सिलिका जेल की हम बात करें तो उसको सिलिका जेल क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं क्योंकि आपका बेस जो है वो सिलिका जेल है। जैसे ही आप सैंपल को लोड करते हैं, स्टेशनरी फेज में वो मूव करता है, तो उन मॉलिक्यूल जो सेपरेट हो रहा है और जो आपका स्टेशनरी फेज है, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है। और स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन अगर हो जाए तो उसका मूवमेंट का या माइग्रेशन का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। अगर वीक इंटरैक्शन है तो मूवमेंट फास्ट होगा। साथ ही साथ पार्टीशनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें लिक्विड फिल्म है, जिस फिल्म के थ्रू ये धीरे 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 एफिनिटी के थ्रू एंटी ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू ये ऊपर जाएगा कैपिलरी एक्शन से। तो इन दोनों प्राइमरी मैकेनिज्म्स को बेस्ड करके थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी डेवलप हुआ है। कैपिलरी एक्शन से कि मैंने बता दिया कि कैपिलरी एक्शंस के थ्रू ये सैंपल सॉल्वेंट ऊपर जाता है तो सैंपल को सेपरेट करता है। RF वैल्यू जैसा हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा था सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। सॉल्यूट है आपका सैंपल, सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेज जिसको आपने चेम्बर में भरा है।
आरएफ वैल्यू हर एक मॉलिक्यूल्स का यूनिक होता है। क्लोरोफिल का अलग होगा, क्लोरोफिल ए का अलग होगा, क्लोरोफिल बी का अलग होगा। इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स के पास एक यूनिक आरएफ वैल्यू अवेलेबल है एज पर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर आप बदल रहे हो तो आरएफ वैल्यू भी बदल जाएगा। आरएफ वैल्यू मैक्सिमम केसेस पे 0 से 1 के बीच में ही होता है। अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड, टीएलसी प्लेट, यहाँ पे प्री कोटेड प्लेट्स आज के डेट पे अवेलेबल है, पर पहले आपको कोट करना पड़ता था। तो बेसिक जो मटेरियल होता है वो ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है या एल्यूमिनियम हो सकता है। उसके ऊपर एक कोट करना है, वो सिलिका जेल, एल्यूमिना या सेलुलोज हो सकता है। तो आपका ये सिलिका जेल, एल्यूमिना और सेलुलोज ये आपके स्टेशनरी फेज है। इसको आप वाटर या बफर में मिक्स करके आप कोटिंग कर सकते हैं। आपको एक सॉल्वेंट सिस्टम चाहिए जो आपका मोबाइल फेज होगा। एक चेम्बर चाहिए जिसके अंदर आप ये पूरा सेटअप करोगे। कैपिलरी ट्यूब सैंपल लोड करने के लिए। डिटेक्टिंग रिएजेंट, आपने जिस तरह से सैंपल रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिएजेंट रखना पड़ेगा ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सको। फिर आते हैं फिल्टर पेपर्स, ताकि आपका चेम्बर सैचुरेट हो सके। और पेंसिल स्केल्स, ये सब तो आपको लगेंगे आपके सैंपल लोडिंग के हेल्प के लिए। सबसे पहले आपको टीएलसी प्लेट बनाना है। इसके लिए आपको एक स्लरी बनाना है। स्लरी मतलब एक घोल होता है जो आइदर आप सिलिका का बना सकते हैं या एल्यूमिनियम का बना सकते हैं। अच्छे से कोई लम्स नहीं आना चाहिए उसमें, पूरे पाउडर्स अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो ये आपका सिलिका जेल का प्लेट बन जाएगा। सिलिका जेल का प्लेट का बैटर उतना होता है जितना आप, जैसे घर में आप कोई स्लरी बना रहे, भजिया वगैरह के लिए जो बेसन की कंसिस्टेंसी होती है उतना होता है। इसको आपको स्लाइड को एक थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल में रखना है और एक साइड से जेल को पोर करते जाना है और वो धीरे 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 पूरे स्लाइड को आपको कवर कर लेगा। इतना करने के बाद इसको ड्राई करना है। जब ये एयर ड्राई हो जाए तब इस प्लेट को हॉट एयर ओवन में 110 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए रखना है। इससे क्या होता है कि उसमें जितने पोर्स है वो सारे पोर्स ओपन हो जाएंगे और वो प्लेट बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर नीचे से 2 सेंटीमीटर के ऊपर आप एक डॉट पेंसिल से लगा लीजिए। पेन मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पेन क्यों नहीं यूज करना है, तो आप पेंसिल से डॉट लगा लीजिए। माइक्रोपिपेट या कैपिलरी ट्यूब से आप सैंपल को लोड कर दीजिए। लोड करते वक्त ध्यान रखिएगा ताकि आपका जेल वहां पे, या जो सिलिका जेल बना है वो जेल क्रैक ना हो जाए। फिर आप इस सैंपल को मोबाइल फेस के अंदर डिप करना है। आपका जहां पे सैंपल लोड है उसके नीचे थोड़ा सा डिप होना चाहिए, सैंपल डिप नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसको कवर करके उसको क्लोज कर देना है, सील कर देना है ताकि कोई भी सॉल्वेंट फेस वेपराइज होके बाहर ना निकले। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाता है आप उसको ले लीजिए, उसमें स्प्रे करिए, या उसको अगर आपने कोई प्रोटीन वगैरह रखा है तो उसको अगर आयोडीन से डेवलप करना है तो आयोडीन क्रिस्टल से, क्रिस्टल के वेपर से आप डेवलप करिए। और उसके बाद उसमें डालने के बाद आप उसको ऑब्जर्व करिए, आरएफ वैल्यू कैलकुलेट्स करिए। आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको दिख जाएगा कि आपके सैंपल का कितना वैल्यू है। विजुअलाइजेशन और स्पॉट के लिए आयोडीन चैम्बर यूज कर सकते हैं, एनहाइड्रन स्प्रे। मैंने कहा कि आप जो सैंपल यूज कर रहे हैं वो जिस भी केमिकल के साथ रिएक्ट करता हो और कलर्ड कंपोनेंट देता हो उसको आपको यूज करना है। यूवी लाइट से भी एक्सपोजर करके भी आप यूज कर सकते हैं। फिर से वही बात है कि आपको डिपेंड करना पड़ेगा आपके सैंपल पे। फिर आप आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्वेंट फ्रंट डिवाइड में जाएगा और सैंपल का स्पॉट ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, उसको डिवाइड करके आप वैल्यू निकालिए। वैल्यू जैसे मैंने बताया 0 से 1 के बीच में होगा। ये है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का सेटअप। आपने टीएलसी का प्लेट बनाइए, सैंपल लोड करिए, फिर उसको चेम्बर में रखिए, उसको कवर करिए और उसके आगे आप उसका सैंपल रनिंग के बाद आप उसको देख सकते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ प्लेट्स में एक आता है सिलिका जेल, सबसे कॉमन, एल्यूमिना, रिवर्स फेस C18 मॉडिफाइड सिलिका और सेलुलोज। स्पेशलाइज्ड टीएलसी का स्पेशलाइज्ड वर्जन है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको HPTLC बोलते हैं। आप HPLC के साथ कंफ्यूज मत होइए, HPLC हम लास्ट में पढ़ेंगे एकदम।
वो है आपका हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये है आपका हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसलिए इसका नाम है HPTLC। इसमें स्मॉलर पार्टिकल साइज के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं, इसका रेजोल्यूशन और बेटर है TLC से, और इसमें डेंसिटोमेट्रिक स्कैनिंग आप कर सकते हो, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी आप इससे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टू डायमेंशनल टीएलसी। टीएलसी जब आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आपने एक डायरेक्शन में कर दिया है, अब इस स्लाइड को आप अगर आप 90 डिग्री रोटेट करके फिर से रन करो तो उसको बोलेंगे हम टू डायमेंशनल टीएलसी। फिर आते हैं विजुअलाइजेशन फेज। विजुअलाइजेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स मैंने चॉक आउट किया हुआ है, जैसे कि निनहाइड्रेट आप यूज कर सकते हैं अगर आपका सैंपल एमिनो एसिड हो। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है तो KMnO4 करो। स्टेरॉइड टर्पिनॉइड्स लिया है तो एनेसिटल सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं। एल्कोलॉइड लिया है तो हो ड्रैगनड्रॉफ रिएजेंट यूज करना है। एरोमेटिक कंपाउंड लिया है तो यूवी लाइट यूज करना है। तो ये हो गया विजुअलाइजेशन रिएजेंट। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग आरएफ वैल्यू। अगर हम आपकी सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज हो रही है तो आरएफ वैल्यू चेंज होगी। एड्सॉर्प्शन नेचर, जिसमें एड्सॉर्ब हो रहा है उस वो सैंपल, मतलब आपका जो जेल है वो सिलिका के जगह एल्यूमिनिया हो गया तो भी आरएफ वैल्यू चेंज होगी। स्पॉट का साइज चेंज हो रहा है तो चेंज होगा। चेम्बर का सैचुरेशन, चेम्बर आपने रेडी किया और तुरंत डाल दिया तो आपका आरएफ वैल्यू अलग आएगा। उसको 10-15 मिनट सैचुरेट करने दिया, आधा घंटा सैचुरेट करने दिया, फिर आपने अपना TLC का स्लाइड रखा तो आरएफ वैल्यू अलग आएगा। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी से भी चेंज होगा, और थिकनेस ऑफ स्टेशनरी मीडिया, स्टेशनरी फेज, जो आपका सिलिका जेल है वो कितना मोटा है। जितना मोटा होते जाएगा उतना सॉल्वेंट फ्रॉड जो है वो कम होते जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारा चीजें चेंज होंगे, होने से आपके आरएफ वैल्यूज में चेंजेस दिखेंगे। अब आते हैं एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल या बायोकेमिकल एप्लीकेशन में आता है अल्कलॉइड्स, ग्लिसरॉइड्स, स्टेरॉइड्स, लिपिड्स, इन सब का आइडेंटिफिकेशन। रिएक्शन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, प्यूरिटी ऑफ ड्रग्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, विटामिन, शुगर, पिगमेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं। क्लिनिकल और बायोमेडिकल यूजेस में आप लिपिड प्रोफाइल चेक कर सकते हो, अमीनो एसिड का सेपरेशन कर सकते हो, डिटेक्टिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कर सकते हैं, यूरिन का टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। फूड और एनवायरनमेंट में एडल्ट्रेशन का चेक। एडल्ट्रेशन का चेक का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग आरएफ वैल्यू होगा। अगर प्योर सब्सटेंस है तो एक ही आरएफ वैल्यू दिखेगा, एक ही सैंपल का स्पॉट दिखेगा। अगर उसमें मिक्सचर है तो आपको एक से ज्यादा स्पॉट्स दिखेंगे। एफ्लाटॉक्सिन का एस्टिमेशन, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड का एस्टिमेशन। रिसर्च एप्लीकेशन में आता है प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग करना, फिंगर प्रिंटिंग, हर्बल फॉर्मुलेशन, ये सारा चीज आप कर सकते हो। ये एक एक जो टेक्निक्स है इसमें बेसिक टेक्निक्स तो TLC है, पर आपका सैंपल प्रिपरेशन इसमें चेंजेस होगा। आरएफ वैल्यू के कैलकुलेशन करने के लिए जब आप अपने सैंपल को जनरेट करोगे, मतलब आप उसमें कोई स्प्रे करके या डेवलप जो करना है आपको सैंपल, ताकि आप आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर सको, वो टेक्निक भी चेंज हो। बाकी एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन के बेसिस पे ही इसका प्रिंसिपल बेस्ड है। स्टोरेज और हैंडलिंग ऑफ TLC, इसको स्टोर करने के लिए आप डार्क में स्टोर करिए, ड्राई एरिया में। कंटामिनेशन अवॉइड करने के लिए आप ग्लव्स यूज करिए। पर TLC का जो प्लेट है, ये एक बार इलेक्ट्रो क्रोमेटोग्राफी करने के बाद आपका जो प्लेट है वो काफी ब्रिटल हो जाता है, इसलिए इसको स्टोर करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वो पाउडरी सब्सटेंस जैसा क्रिएट हो जाता है, और आप थोड़ा सा भी जोर से धक्का लगा दो तो वो पूरा स्लाइड से निकल जाएगा। तो इसीलिए TLC प्लेट्स को थोड़े ध्यान से आप प्लास्टिक जिप ब्लॉक बैग्स में कवर करके आप उसको स्टोर कर सकते हैं। एडवांटेजेस, ये फास्ट और सिंपल इकोनॉमिकल है। इसमें स्मॉल सैंपल वॉल्यूम्स लगता है, मल्टीपल सैंपल आप एक साथ में यूज कर सकते हैं। अगर आपका चेम्बर बड़ा है, 7-10 सैंपल्स एट अ टाइम आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जैसा आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी में लग रहा था वैसा ही सेटअप लगेगा। इजीली विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। लिमिटेशन है कि ये क्वालिटेटिव स्टिमुलेशन बताता है,
HPLC और GSC से कंपैरिजन में रिजोल्यूशन थोड़ी कम है। HPLC बेस्ट क्रोमेटोग्राफी है। RF वैल्यू डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। मैनुअल एरर हो सकता है, अगर आपने गलती से भी कहीं पे इंक डाल दिया है, पेन से मार्क कर दिया है, तो पूरा एक्सपेरिमेंट आपका फ्लॉप हो जाएगा। साथ ही साथ आप RF वैल्यू कैलकुलेशन में अगर कुछ गलत कर दो, आप मेजरमेंट में कुछ गलत कर दो, तो वो गलतियां मैनुअली हो सकती है। प्लेट का शेल लाइफ कम होता है। आपको बना के 1 घंटे के अंदर अगर आप यूज कर रहे हो स्लाइड को, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के लिए चैनल में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। जहां से आप ये वीडियो देख रहे हो वहां का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।